अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दबिस्तान लखनऊ का पस मंज़र, दबिस्तान लखनऊ की शायराना खुसूसियात और दबिस्तान लखनऊ के अजीम शोरा का तारुफ। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1722 में बादशाह दिल्ली ने सारत अली खान को ओहद का सूबेदार मुकर्रर किया। मरकज की कमजोरी से फायदा उठाते हुए जल्द ही सारत अली खान ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली और ओहद की खुशहाली के लिए भरपूर जिद्दोजहद की, जिसकी बिना पर ओहद में मालो दौलत की फरावानी हुई। सफदर जंग और शुजाउद्दौला ने ओहद की आमदनी में मजीद इजाफा किया और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें की। आसिफुद्दौला ने मजीद इस काम को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में हालात मजीद खराब होते गए। अमन व सुकून खत्म हो गया तो वहां के उदबा शोरा ने दिल्ली छोड़ने में ही आफियत समझी और बहुत से शोरा लखनऊ में आकर आबाद हुए, जिनमें मीर तकी मीर, सोज, इंशा, मुसहफी भी शामिल थे। दौलत की फरावानी, अमन व अमान और सल्तनत के इस्तेहकाम की वजह से ओहद के हुक्मरान ऐशो निशात और रंग रलियों के दिलदादा थे। शुजाउद्दौला को औरतों से खुसूसी रग़बत थी, जिसकी बिना पर उसने महल में बेशुमार औरतों को दाखिल किया। हुक्मरानों की पैरवी उमरा ने भी की और वो भी इस रंग में रंगते गए। नतीजा ये हुआ कि बाजारी औरतें हर गली कूचे में फैल गईं। तवाइफों के कोठे तहजीब व माशरत के नमूने करार पाए, जहां बच्चों को शाइस्तगी और अदब की महफिल सिखाने के लिए भेजा जाने लगा। ऐशो निशात, अमन व अमान और शानो शौकत के इस माहौल में फनून ने बहुत तरक्की की। राग, रंग और रक्सो सरूर के अलावा शेरो शायरी को भी बहुत मकबूलियत हासिल हुई। दिल्ली की बदअमनी इंतशार पर अहले इल्म फन ओहद और खास कर लखनऊ में इकट्ठा होने शुरू हो गए। यूं शायरी का मरकज दिल्ली के बजाय लखनऊ में कायम हुआ। दरबार की सरपरस्ती ने शायरी का एक आम माहौल पैदा कर दिया, जिसकी वजह से शेरो शायरी का चर्चा इतना फैला कि जा बजा मुशायरे होने लगे और यूं एक नए दबिस्तान की बुनियाद पड़ी, जिसने उर्दू अदब की तारीख में दबिस्तान लखनऊ के नाम से एक मुस्तकिल बाब की हैसियत इख्तियार कर ली। साथ ही ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि लखनऊ में शायरी का बाकायदा आगाज दहलवी शोरा खास तौर पर सौदा की आमद के बाद हुआ। अक्सर व बेशतर नकादों ने दबिस्तान लखनऊ की शायरी का जिक्र करते हुए लिखा है कि दिल्ली के मुकाबले में लखनऊ की शायरी में खारिजियत का अंसर नुमायां है। जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी के बजाय महबूब के जिस्मानी खद्दो खाल यानी आंखें, होंठ, पेशानी, बाल, कदो कामत वगैरह का बयान ज्यादा मिलता है। दबिस्तान दिल्ली के मुकाबले में अगर शायरी को देखा जाए तो लखनऊ की शायरी फिक्र और फलसफे से बिल्कुल खाली है। इसमें जाहिरी शक्ल सूरत पर ज्यादा तवज्जो दी गई। इसमें सोजो गुदास की शदीद कमी है। इसके अलावा खारिजियत और सरापा निगारी इन शोरा की अहम खुसूसियत थी। सरापा निगारी और मजमून आफरीनी के अलावा दबिस्तान लखनऊ की शायरी की एक और खुसूसियत जिसकी निशानदेही नकादों ने की, वो मामला बंदी है। चूंकि दिल्ली की तबाही के वक्त लखनऊ पर अमन था, दौलत की रेल पेल थी, लोग खुशहाल और फारिगुल बाल थे। बादशाह वक्त, उमरा, वज़रा और अवामुन्नास तक सब ऐशो इशरत में मुब्तला थे। खसूसन तवाइफ को इस माहौल में बड़ी अहमियत हासिल थी। चुनाचे माहौल के असरात शायरी पर भी पड़े, जिसकी वजह से बकौल डॉक्टर अबुल लैस सदीकी जज्बात की पाकीज़गी और बयान की मतानत जो दहलवी शायरी का इम्तियाजी निशान थी, यहाँ कम नजर आती है। उसकी वजह एक नए फन ने ली, जिसका नाम मामला बंदी है, जिसमें आशिक और माशूक के दरमियान पेश आने वाले वाकयात पर्दादरों को खोल कर बयान किया जाता है। अगरचे ऐसे अशार खाल खाल दहलवी के शोरा में भी मौजूद हैं और ये बात भी दुरुस्त है कि इस फन में जुर्रात पेश थे जो दिल्ली से आए थे, लेकिन लखनवी का माहौल उनको बहुत रास आया। चुनाचे उनके साथ लखनऊ के दीगर शोरा ने भी जी भर कर अपने जज्बात को नज़म किया।
उनकी गुलफिशानी के चंद नमूने मुलाहिजा हूं। कुछ इशारा जो किया हमने मुलाकात के वक्त, टाल कर कहने लगा दिन है अभी रात के वक्त। लखनवी शायरी की एक और नुमायां बात तवील गजलें हैं, अगरचे इसमें शुबा नहीं कि इब्तिदा जुर्रत मुसफ़ी ने की, जो दिल्ली दबिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जो दिल्ली की तबाही के बाद लखनऊ जा बसे थे। लेकिन लखनवी शोरा ने इसको ज्यादा फैलाया और बढ़ाया, और अक्सर लखनवी शोरा के यहाँ तवील गजलें बल्कि 2 गजला और सह गजला के नमूने मिलते हैं। इसका सबब यह बताया जाता है कि लखनऊ के इस दौर में पुरगोई और बधी गोई को फन करार दे दिया गया था। नीज लोग काफिया पैमाई को ऐब नहीं समझते थे, इसीलिए तवील गजलें भी लिखी जाने लगी। बल्कि बकौल डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा तवील गजलें भी लिखी जाने लगी थी। तवील गजल से गजल को फायदे के बजाय ये नुकसान हुआ कि भर्ती के अशार गजल में कसरत से शामिल होने लगे। शोरा ने जोर कलाम दिखाने के लिए लंबी लंबी रदीफें इख्तियार करनी शुरू कर दी, जिससे उर्दू गजल में गैर मुस्तमिल काफियों और बेमेल रदीफों का रिवाज शुरू हुआ। मामूली काफियों और रदीफों को हिकारत की नजर से देखा जाने लगा, इसने काफिया पैमाई का रिवाज शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर ये शेर देखिए, इंतहाई लागरी से जब नजर आया न मैं, हंस कर कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। बात तवील गजलों और बेमेल रदीफों और काफियों तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि शोराए लखनऊ ने अपनी कादरुल कलामी और उस्तादी का सबूत देने के लिए संगलाख जमीनों में भी तबाज़माई की। लखनऊ में गजल के साथ साथ मरसिया निगारी पर भी काफी कुछ काम हुआ, और मरसिया निगारी करने वालों को बड़ी अहमियत दी जाने लगी थी। मरसिया निगारी में उन्होंने जज्बात निगारी, किरदार निगारी, मंजर निगारी, इखलाक, रज़मिया बयानात को जिस खुश असलूबी से उन लोगों के लिए बयान किया, उर्दू शायरी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि दबिस्तान लखनऊ ने सही मानों में जबान की खिदमत की, जबान को आला सेहत बख्शी, उसूलों की पाबंदी की, तज़कीर तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस के इस्तेमाल को भी खूबसूरत लफ्जों के जेवर से आरास्ता किया। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ हमें तशबीह और इस्तारे का इस्तेमाल काफी ज्यादा मिलता है। अगरचे तशबीह और इस्तारे का इस्तेमाल हर शायर करता है, लेकिन ये चीज उस वक्त अच्छी मालूम होती है जब हद एतदाल के अंदर हो। शोराए दिल्ली के यहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन लखनऊ वालों ने अपनी रंगीन मिजाजी की बदौलत तशबीहों का खूब इस्तेमाल किया। मोहसिन कारकोरवी, मीर अनीस, नसीम दबीर ने पुरकैफ आलिमाना और खूबसूरत तशबीहें बरती, लेकिन इसके साथ साथ कई शोरा सिर्फ तशबीह बराए तशबीह भी ले आए, जिससे कलाम बेलुत्फ और बेमजा हो जाता है। मिसाल के तौर पर तशबीह का ये शेर देखिए, सब्जा है किनारे आब जो पर, या खिजर है मुस्तअद वुजू पर। इस सारी बहस से हरगिज ये मतलब नहीं निकलता कि लखनऊ शोरा के यहाँ आला दर्जे की ऐसी शायरी मौजूद नहीं जो उनके सोजो गदाज जज्बात और एहसासात और वारदात कल्बी की तर्जमान हो, बल्कि तमाम नकादों ने इस बात की तायीद की है। शोराए लखनऊ के यहाँ ऐसे अशार की कमी नहीं जो पढ़ने वालों के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। ऐसे नमूने नासिख और आतिश के अलावा अमानत और रिंद वगैरह के यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर देखिए, रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले ना कोई, दिल ही दिल में उसे हम याद क्या करते हैं। आ अंदलीब मिल के करें आहो जारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। दबिस्तान लखनऊ के शोरा की फहरिस्त किसी दबिस्तान से कम नहीं। इस फहरिस्त में चीदा चीदा शोरा जिन्होंने दबिस्तान लखनऊ को उर्दू शायरी के उफक तक पहुंचाया, उनमें सबसे पहला नाम शेख इमाम बख्श नासिख है। नासिख पहलवान सुखन थे। उन्होंने शुरू से ही अपनी सारी तवज्जो जबान की इस्लाह पर सर्फ कर दी थी। आप फन शायरी के उस्ताद हैं। 3 दीवाने आपकी यादगार है। नासिक की उर्दू जबान पर बहुत से एहसानात हैं। आपने फारसी, अरबी, हिंदी अल्फाज के लिए तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस के कायदे मुकर्रर किए। सकील और बदनुमा अल्फाज, भारी भरकम अल्फाज, मुहावरात को तर्क किया
غزل میں عاشقانہ مضامین کے علاوہ اور بھی بہت سے مضامین شامل کیے، فحش اور عامیانہ الفاظ بھی ترک کیے، غزل میں متانت اور سنجیدگی کی بنیاد رکھی۔ دبستان لکھنؤ کے اگلے نامور شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ ہر شب شب بارات ہے، ہر روز روز عید ہے، سوتا ہوں ہاتھ گردنے مینا میں ڈال کر۔ زبان کی اصلاح میں جو مرتبہ ناسخ کو حاصل ہے وہی آتش کو بھی حاصل ہے۔ ناسخ نے اردو زبان کے لیے اصول مرتب کیے، آتش نے صفائی محاورہ روزمرہ کا بہترین استعمال کیا۔ آتش کے ہاں ثقیل الفاظ کی تعداد بھی کافی کم ہے، یعنی ان کے کلام میں فصاحت زیادہ ہے۔ آتش کے کلام میں تصوف کی چاشنی بھی ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے اگلے شاعر پنڈت دیا شنکر نسیم ہے۔ نسیم کی شہرت ان کی غزلیات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی مثنوی گلزار نسیم کی وجہ سے ہے۔ میر ببر علی انیس کا نام بھی دبستان لکھنؤ میں اہم ہے۔ میر انیس نے لکھنوی مرثیے کو کمال عروج تک پہنچایا۔ انسانی فطرت، جذبات اور احساسات کا مطالعہ جس قدر انیس کے ہاں ملتا ہے وہ کسی اور شعراء کے ہاں میں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ مرزا سلامت جن کا تخلص دبیر تھا، امیر منائی اور جلال لکھنوی کا تعلق بھی دبستان لکھنؤ سے تھا۔